मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू. How are you students? I hope you all are fine. In the previous videos we have done 2 chapters of biology and now we will start chapter number 2 of chemistry, that is atomic structure. इसमें हम एटम के सारे स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे. ओके जी, एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में हमें पता है क्या होता है. एक एटम में न्यूक्लियस होता है. न्यूक्लियस में क्या होते हैं? प्रोटॉन होते हैं, न्यूट्रॉन्स होते हैं, राइट. फिर न्यूक्लियस के इर्द गिर्द क्या होते हैं? शेल्स होते हैं. शेल्स में क्या पड़े होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स पड़े होते हैं. ये बेसिक सा स्ट्रक्चर हमें पता है. एवरी एटम कंसिस्ट ऑफ प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन इन द शेल, ठीक है, एंड द न्यूक्लियस. अब हमने चैप्टर नंबर 2 में बेसिकली पढ़ना क्या है? हमने चैप्टर नंबर 2 में पढ़ना है कि जो प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, ये डिस्कवर कैसे हुए थे. कैसे साइंटिस्ट को पता चला था कि हाँ जी इलेक्ट्रॉन्स भी मौजूद हैं, प्रोटॉन्स भी कोई चीज़ होती हैं, न्यूट्रॉन्स भी हैं. अगर इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं then why their charge is negative? If there are protons then why they are positively charged, and if they are neutron then why are they negatively charged. और फिर उन्हें कैसे पता चला था कि इलेक्ट्रॉन बाहर शेल्स में हैं, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स अंदर न्यूक्लियस में पड़े हुए हैं. ये न्यूक्लियस कैसे डिस्कवर किया, उन्होंने शेल्स कैसे डिस्कवर किए, ये सारी डिटेल, ये सारे एक्सपेरिमेंट्स हमने बेसिकली किस में पढ़ने हैं? एटॉमिक स्ट्रक्चर में. ऑल राइट, ये चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है. इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, न्यूक्लियस, शेल्स, ये सब बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं. आई होप आपको भी कोई क्यूरोसिटी होती हो कि कैसे लाइक साइंटिस्ट को पता लग गया कि हाँ भाई एक इलेक्ट्रॉन भी चीज़ है कोई, अगर है तो उसका चार्ज क्यों नेगेटिव है, इनको कैसे पता लग गया कि ये इनके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है. क्यूरोसिटी ने ही सारी ये साइंस डेवलप कर दी, ठीक है. साइंस के पीछे बेसिकली क्या है? क्यूरोसिटी ही है. तो ये सब कुछ हम इस चैप्टर में देखेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सी कि हमने एटम का स्ट्रक्चर पढ़ना है. तो आइडिया ऑफ एटम किसने दिया था? एटम के बारे में किसने बताया था? ही वाज अ ग्रीक फिलोसोफर डेमोक्राइटस. उन्होंने कहा था मैटर टाइनी पार्टिकल्स नहीं है, ठीक है, मैटर सबसे छोटा पार्टिकल नहीं है. इससे पहले ये समझा जाता था कि हर चीज़ मैटर से बनी हुई है और मैटर सबसे छोटी चीज़ है, जबकि उन्होंने कहा था मैटर सबसे छोटी चीज़ नहीं है, मैटर से भी छोटी चीज़ मौजूद है. जो क्या है? एटम. जो क्या है? एटम. एटम का क्या मतलब होता है? अनडिविजिबल, जो डिवाइड नहीं हो सकती, जो तकसीम नहीं हो सकती, जिसका कोई और हिस्सा नहीं होता, सबसे छोटा ही होता है. अनकटेबल, इसको हम कट नहीं कर सकते. ए मीन्स नॉट, टॉ मीन्स टू कट, क्या हम इसको कट नहीं कर सकते, ठीक है. डेमोक्रेटिस का तो ये मानना था ना कि मैटर से छोटे कौन हैं? एटम्स हैं, मजीद हिस्सों में डिवाइड नहीं होता. उन्होंने एटम का आइडिया दिया, इधर तक वो ठीक थे, लेकिन लेटर ऑन ही प्रूव्ड रॉन्ग कि डिवाइड नहीं हो सकता. फिर जी हमारे पास पहले इलेक्ट्रॉन्स डिस्कवर हुए, फिर प्रोटॉन्स डिस्कवर हुए, फिर न्यूट्रॉन्स, फिर न्यूक्लियस, फिर शेल्स, ऐसे डिस्कवरी होती थी. और डिस्कवरीज क्या थी? इसी एटम का स्ट्रक्चर था ना. ऑन द फर्स्ट वी हैव डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. हम देखेंगे पहले इलेक्ट्रॉन्स कैसे डिस्कवर हुए. इलेक्ट्रॉन्स वर डिस्कवर्ड इन द रिजल्ट ऑफ डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट, ठीक है जी. डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट्स किए जा रहे थे 1800 तक. उन एक्सपेरिमेंट के नतीजे में हमें इलेक्ट्रॉन्स मिले थे. यहाँ पता लगा था कि हाँ जी कोई इलेक्ट्रॉन्स नामी चीज़ भी मौजूद है. अब डिस्चार्ज ट्यूब क्या थी? बेसिकली ये सिंपल सी एक हार्ड ग्लास की ट्यूब थी, ठीक है. इसके पास क्या थे? 2 मेटल इलेक्ट्रोड्स थे, मतलब कि पॉजिटिव और नेगेटिव इसके पास इलेक्ट्रोड्स थे. कैथोड नेगेटिव था और एनोड क्या था? इसका पॉजिटिव था. इसके साथ हाई वोल्टेज की बैटरी कनेक्ट करते थे 10,000 वोल्ट की. फिर इसमें एक वैक्यूम पंप भी था जो किसके लिए यूज़ होता था कि गैस को एवैक्यूएट करने के लिए, बाहर निकालने के लिए, डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर मौजूद एयर प्रेशर कम करने के लिए. फिर इसमें जो गैस यूज़ की जाती थी उसका प्रेशर बहुत कम रखते थे, ठीक है. गैस एट वेरी लो प्रेशर पे हम यूज़ करते थे. कम से कम 1 मिलीमीटर मरकरी हम इसको ना रखते थे, लो प्रेशर वाली गैस यूज़ करते थे, ठीक है. यहाँ हमारे पास डायग्राम बनी हुई है डिस्चार्ज ट्यूब की कि क्या है. एक हार्ड ग्लास की ट्यूब है, 2 इलेक्ट्रोड्स हैं, एनोड पॉजिटिव, कैथोड नेगेटिव. वैक्यूम पंप लगा हुआ है और एनोड और कैथोड
अब एक्सपेरिमेंट में उन्होंने किया क्या था? एक्सपेरिमेंट क्या किया, डिस्चार्ज ट्यूब में गैस फिल थी, उसका प्रेशर क्या था, उन्होंने बड़ा कम रखा, 1 मिलीमीटर मरकरी रखा। उस गैस में से हाई वोल्टेज की क्या गुजारी, करंट गुजारी। अब अचानक क्या हुआ, ग्लास सरफेस थी उसकी, वो जो पूरा शीशा था वो ग्रीन ग्रीन हो गया, उसमें से ग्रीन चमकती हुई रोशनी निकलने लग गई। ठीक है, अगर उन्होंने मज़ीद गौर से देखा तो क्या था कि ऐसी शुआएं, ऐसी रोशनी निकल रही थी जो कैथोड मतलब कि नेगेटिव साइड से निकल रही थी, और वो शुआएं जा कहाँ रही थी, वो पॉजिटिव साइड एनोड की तरफ जा रही थी। इज दैट क्लियर? गैस लो प्रेशर पर ट्यूब के अंदर पड़ी हुई थी, हमने क्या कर दिया, उसके अंदर से हाई वोल्टेज की करंट गुजार दी। क्या हुआ, ट्यूब के अंदर रोशनी पैदा हो गई, एक चमक सी पैदा हो गई, वो चमकने लग गई, ग्रीन कलर की रोशनी पैदा हो गई। जो रोशनी की शुआएं थी, ठीक है, रोशनी तो हम कह रहे हैं ना, वो बेसिकली रोशनी नहीं थी। अब वो जो रेस थी जो निकल रही थी वो कैथोड से निकल रही थी और एनोड की तरफ जा रही थी, मतलब कि वो नेगेटिव टर्मिनल से निकल रही थी और पॉजिटिव साइड पे वो जा रही थी। ठीक है, रेज एमिटेड फ्रॉम कैथोड मूव टुवर्ड्स एनोड, किस बात पर कि वो कैथोड टर्मिनल से निकल रही है, कैथोड वाली साइड से निकल रही हैं, इस बेस पे कि उनका नाम रख दिया गया, कैथोड रेज नाम रख दिया गया। ये सब काम 1800 में होना शुरू हो गए थे। फिर क्या हुआ, 1897 में जे थॉमसन आए, उन्होंने कहा कि मैं कैथोड रेज को स्टडी करता हूँ, उनकी प्रॉपर्टीज़ देखता हूँ। उन्होंने डिफरेंट डिफरेंट टेक्निक्स अप्लाई की, वो आगे हम पढ़ेंगे उन्होंने कैसे अप्लाई की। प्रॉपर्टीज़ उन्होंने मतलब कंक्लूजन क्या निकाला, वो पहले हम 3 देख लेते हैं। उन्होंने पहला कंक्लूजन निकाला कि कैथोड रेज आर नेगेटिवली चार्ज, इनका चार्ज क्या है, नेगेटिव है। फिर उन्होंने देखा कि दीज रेज आर अफेक्टेड बाय मैग्नेटिक एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, कि जब वो इनके रास्ते में, इन शुआओं के रास्ते में कोई मैग्नेट्स रख रहे थे या इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब कि इलेक्ट्रिक की प्लेट्स रख रहे थे, तो कैथोड रेज अफेक्ट कर रही थी, मतलब वो क्या हो रही थी, उस टाइम पे मुड़ रही थी, बेंट हो रही थी, डिफ्लेक्ट हो रही थी। एक उन्होंने ये देखा। फिर उन्होंने इसकी चार्ज टू मैस रेशियो निकाली, उन्होंने कहा कि इनके, हाँ जी, रेस का चार्ज भी है और इन रेस के का मैस भी है। सबसे पहले वाली प्रॉपर्टी देखते हैं कि कैथोड रेज आर नेगेटिवली चार्ज। ये कैसे उन्हें पता लगा कि इनका चार्ज नेगेटिव है? जे थॉमसन ने क्या किया, कैथोड रेज को ऑपोजिटली चार्ज प्लेट्स से गुजारा, पॉजिटिव और नेगेटिव मेटल प्लेट्स को चार्ज करके उन्होंने ट्यूब में रख दिया और फिर उसमें से उन्होंने रे गुजारी। अब क्या हुआ, रेज बेंट हो गई, मुड़ गई, किस तरफ मुड़ गई, पॉजिटिव चार्ज प्लेट की तरफ मुड़ गई। अब वो पॉजिटिव की तरफ मुड़ रही हैं, पॉजिटिव की तरफ जा रही हैं, तो वो पॉजिटिव होंगी नहीं। पॉजिटिव को कौन अट्रैक्ट करता है, पॉजिटिव को तो नेगेटिव अट्रैक्ट करता है ना। इसी पॉइंट पे उन्होंने कहा कि अगर ये पॉजिटिव को अट्रैक्ट कर रही हैं, पॉजिटिव की तरफ डिफ्लेक्ट कर रही हैं, वहाँ मुड़ रही हैं, तो इनका चार्ज क्या है, इनका चार्ज नेगेटिव है। ऑलराइट, ऑपोजिट चार्ज हमें पता है एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, वो पॉजिटिव की तरफ मुड़ गई थी, इसका मतलब कि उनके पास कौन सा चार्ज है, उनके पास नेगेटिव चार्ज है। क्लियर, समझ आ गया? इस वजह से उन्होंने क्या कहा कि कैथोड रेज का चार्ज क्या है, नेगेटिव है, वो नेगेटिवली चार्ज्ड है। फिर जी सेकंड प्रॉपर्टी पर आए, डिफ्लेक्शन इन मैग्नेटिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड में तो डिफ्लेक्ट हो गई, अब जो कैथोड रेज थी वो मैग्नेटिक फील्ड में भी डिफ्लेक्ट हो रही थी। अब की दफ़ा थॉमसन ने क्या किया कि उन्होंने इलेक्ट्रिक प्लेट्स की जगह 2 मैग्नेट्स रख दिए डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर। ठीक है, उन्होंने देखा कि कैथोड रेज ने फिर अपना रास्ता बदल लिया, फिर वो डाइवर्ट हो गई है, फिर वो मुड़ गई हैं, मैग्नेटिक फील्ड से भी मुड़ गई हैं। मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक फील्ड जब हम अप्लाई करते हैं तो सिर्फ और सिर्फ चार्ज पार्टिकल्स बेंट होते हैं, ये मुड़ते हैं, ये डिफ्लेक्ट करते हैं अपना रास्ता, ये डिफ्लेक्शन शो करते हैं। जबकि लाइट वेव्स या जो न्यूट्रल थिंग्स होती हैं ना, वो इस तरह बेंड नहीं होती, मुड़ती नहीं है। उस टाइम पे बेसिकली क्या था कि साइंटिस्ट समझ रहे थे ये और कुछ नहीं है, ये पार्टिकल्स नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ लाइट है, शुआएं हैं, रोशनी है, और कुछ नहीं है ये। तो थॉमस ने उनको गलत प्रूफ किया कि नहीं, अगर ये रोशनी की शुआएं होती तो मैग्नेट रखने से ये मुड़ती ना, इनके ऊपर कोई चार्ज मौजूद है, जो हमने पीछे पढ़ लिया इलेक्ट्रिक फील्ड से। फिर मैग्नेटिक फील्ड वाला उन्होंने जब एक्सपेरिमेंट किया तो तब हमें पता चला कि हाँ जी, ये चार्ज पार्टिकल्स ही हैं।
ठीक है, और चार्ज कौन से हैं, नेगेटिव हैं। इससे ये भी प्रूफ हो गया कि रोशनी की शुआएं नहीं है, न्यूट्रल थिंग्स नहीं है, क्योंकि वो इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक फील्ड में ऐसे डिफ्लेक्ट नहीं होती, वो नहीं मुड़ती। नाउ मूविंग टू द थर्ड प्रॉपर्टी, ही वर्कड ऑन मास टू चार्ज रेशो। ठीक है, थॉमसन ने हमें ये भी बताया था कि कैथोड रेज हैव डेफिनाइट मास टू चार्ज रेशो। उन्होंने कैलकुलेट की थी मास टू चार्ज रेशो। मास टू चार्ज रेशो का इन शॉर्ट मतलब क्या था कि उन्होंने देखा था कि हाउ मच रेज बेंड, कि रेज कितनी डिफ्लेक्ट होती हैं, कितनी मुड़ती हैं, किस हद तक बेंड होती हैं, और इनका मैस क्या है। ठीक है, ये हैवी हैं, लाइट हैं, क्या हैं, हाउ हैवी आर दीज पार्टिकल्स। और फिर इनको जो रिजल्ट मिला था वो क्या था कि दीज रेज वर वेरी लाइट। ठीक है, हल्की फुल्की सी ये रेज थी। इनका जो वेट था कितना था, हाइड्रोजन का अगर हम 1800 मैस करें ना, तो हाइड्रोजन 1800 हिस्सों में से एक हिस्सा बस इनका था। ठीक है, 1/1800 द मैस ऑफ हाइड्रोजन एटम, ये इतनी लाइट थी। इससे हमें ये भी पता लग गया था कि इनका अगर मैस है तो ये क्या है, ये मैटर है, ये एनर्जी या लाइट नहीं है। ओके, इन तीनों प्रॉपर्टीज़ को अगर हम सम अप करें तो हमें कैथोड रेज के बारे में क्या पता लगा। एक तो ये टाइनी लाइट पार्टिकल्स हैं। ठीक है, हल्के फुल्के छोटे से पार्टिकल्स हैं। फिर जी इनका मैस भी है। ओके, फिर इनका चार्ज कौन सा हमने देखा, नेगेटिव है। और इनको कह दिया गया कि सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं, एटम के छोटा ये हिस्सा है और ये सब में मौजूद होता है। और नाम क्या रख दिया गया, जिसको आज हम सब जानते हैं, इलेक्ट्रॉन रख दिया गया। इज दैट क्लियर। ये सब थी इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी, इलेक्ट्रॉन कैसे डिस्कवर हुआ। वाइल रीडिंग वी विल रिवाइज इट अगेन। नेक्स्ट पॉइंट इज डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन। प्रोटॉन की डिस्कवरी किसने की थी, गोल्डस्टाइन ने। ठीक है, हु डिस्कवर्ड प्रोटॉन, तो प्रोटॉन वाज डिस्कवर्ड बाय गोल्डस्टाइन इन 1866। प्रोटॉन की डिस्कवरी के पीछे क्या कॉन्सेप्ट था, साइंटिस्ट की थाउट थी कि एटम एक अगर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। ठीक है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल वो चीज़ होती है जिसके पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज इक्वल होते हैं। अगर वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है और इसमें कैथोड रेज मतलब के नेगेटिव पार्टिकल्स इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑलरेडी डिस्कवर हो चुके हैं। उन्होंने कहा कि अगर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, नेगेटिव पार्टिकल्स इसके पास मौजूद हैं, तो देयर मस्ट बी पॉजिटिव पार्टिकल्स टू, पॉजिटिव पार्टिकल्स भी मौजूद होंगे। ठीक है, नेगेटिव पार्टिकल्स मौजूद हैं, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, तो पॉजिटिव तो श्योरली ज़रूर होंगे, और ऐसा ही हुआ। ठीक है, फिर जी गोल्डस्टाइन एक्सपेरिमेंट किया। गोल्डस्टाइन ने सारा एक्सपेरिमेंट सेम टू सेम वैसे ही किया जैसे डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट हमने इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी में पढ़ा था ना, ये भी सेम वैसे डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट था। लेकिन इसमें क्या कर दिया गया, एक चीज़ चेंज कर दी गई। इसमें क्या उन्होंने कर दिया, जो कैथोड यूज़ किया ना वो परफोरेटेड कैथोड यूज़ किया। परफोरेटेड मीन्स कि हैविंग होल्स, उसके अंदर क्या थे, सुराख थे। बाकी सब कुछ वही था, जैसे एक ग्लास की ट्यूब थी, टू मेटेलिक इलेक्ट्रोड्स थे, एनोड एंड कैथोड, बैटरी से कनेक्ट कर दिया गया था इनको, हाई वोल्टेज बैटरी अप्लाई की गई थी और वैक्यूम पंप रखा गया था ताकि गैस इवैक्यूएट कर लें। बस थोड़ी सी जो चेंजिंग्स हुई थी वो क्या थी कि कैथोड वाज परफोरेटेड, इसके अंदर क्या थे, सुराख थे। अब जब उन्होंने बैटरी से करंट अप्लाई की तो उन्होंने क्या देखा कि एक नई किस्म की शुआएं प्रोड्यूस हो रही हैं, न्यू रेज उन्होंने देखी प्रोड्यूस हो रही हैं। अब वो रेज कहाँ जा रही थी, कहाँ से प्रोड्यूस हो रही थी। टू हिज शॉक वो रेज एनोड से प्रोड्यूस हो रही थी और कैथोड की तरफ जा रही थी, मतलब कि पॉजिटिव साइड से वो प्रोड्यूस हो रही थी। ठीक है, एनोड पॉजिटिव टर्मिनल है ना, पॉजिटिव साइड से प्रोड्यूस हो रही थी और नेगेटिव साइड्स पे जा रही थी, कैथोड की तरफ जा रही थी। ये जहाँ से प्रोड्यूस होती हैं उसकी बेस पे हमने इनको कह दिया एनोड रेस या कैनाल रेस। क्या हमने इनका नाम रख दिया, एनोड या कैनाल रेस। इफ़ यू लुक एट द प्रॉपर्टीज ऑफ कैनाल रेस, इस बुक में हमारे पास ज़्यादा प्रॉपर्टीज डिस्कस नहीं की गई कैनाल रेस की। ठीक है, एक ही प्रॉपर्टी डिस्कस की गई है कि उनकी नेचर के बारे में बताया गया है। अब कैनाल रेस की जो नेचर है ना वो वेरी करती है अकॉर्डिंग टू गैस।
जो गैस हम डिस्चार्ज ट्यूब में फिल करते हैं उस गैस के अकॉर्डिंग केनाल रेज प्रोड्यूस होती हैं। ठीक है, नेचर डिपेंड ऑन द गैस इन द डिस्चार्ज ट्यूब जो हम उसमें फिल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल उस टाइम पे उन्होंने हाइड्रोजन गैस यूज़ की थी। ठीक है, हाइड्रोजन गैस यूज़ की थी। रेज के अंदर क्या मौजूद थे? हाइड्रोजन आइंस मौजूद थे। रेज वर कंटेनिंग हाइड्रोजन आइंस। गोल्डस्टाइन ने डिस्कवर तो कर लिया था कि केनाल रेज प्रोड्यूस हो रही हैं, पॉजिटिव साइड से निकल रही हैं, नेगेटिव की तरफ जा रही हैं। उन्होंने अभी तक इसको नाम नहीं था दिया प्रोटॉन का। ठीक है, अब 1917 में रदरफोर्ड आए। रदरफोर्ड भी इसी पर वर्क कर रहे थे। रदरफोर्ड ने कहा कि हाइड्रोजन न्यूक्लियस दूसरे न्यूक्लियस में प्रेजेंट है। ये क्या कह दिया भाई उन्होंने कि हाइड्रोजन न्यूक्लियस दूसरे न्यूक्लियस में भी प्रेजेंट है, जबकि डिफरेंट न्यूक्लियाई में हाइड्रोजन न्यूक्लियस ही प्रेजेंट है। ऐसे तो नहीं ना होता। बेसिकली उनके कहने का मतलब था, या उस टाइम पे उनको पता नहीं था हाइड्रोजन न्यूक्लियस क्या है, सिर्फ और सिर्फ एक प्रोटॉन है। इसके पास एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, इसके पास हाइड्रोजन के पास कोई न्यूट्रॉन नहीं होता। हाँ, आइसोटोप्स के पास होते हैं, लेकिन 1s1 जो हाइड्रोजन है उसके पास कोई न्यूट्रॉन नहीं होता। अब जब उन्होंने दूसरे किसी मटेरियल से दूसरी गैस फिल की, उस पर एक्सपेरिमेंट किया, तो प्रोटॉन्स तो निकल रहे थे ना, और वो प्रोटॉन्स बिल्कुल वैसे ही थे जैसे हाइड्रोजन की तरह थे, जैसे हाइड्रोजन गैस को यूज़ करते हुए निकल रहे थे। इस वजह से उन्होंने कहा कि हाइड्रोजन न्यूक्लियस प्रेजेंट इन अदर न्यूक्लियाई। ये उन्होंने थोड़ी सी घुमा के बात की, लेकिन बात बेसिकली वही थी कि हाइड्रोजन एक बेसिकली प्रोटॉन था, और दूसरी गैसेस में से भी क्या निकल रहे थे? प्रोटॉन्स निकल रहे थे। ओके, आगे समझ। थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड बात है। केनाल रेज की प्रॉपर्टीज ईजी हैं, लेकिन उन्होंने थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड कर दी कि हाइड्रोजन की तरह का न्यूक्लियस दूसरे न्यूक्लियस में भी प्रेजेंट है। ओके जी, वी हैव डिस्कस इलेक्ट्रॉन डिस्कवरी, वी हैव डिस्कस प्रोटॉन डिस्कवरी। नाउ द अदर सब एटॉमिक पार्टिकल न्यूट्रॉन। अब हम उसकी डिस्कवरी देखते हैं। डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन के बारे में हमारी बुक में अगेन कुछ ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं किया गया, ना इसकी प्रॉपर्टीज़ एक्सप्लेन की गई हैं, बस सिंपल सा बताया हुआ है। 1933 में चैडविक ने न्यूट्रॉन को डिस्कवर किया था, और न्यूट्रॉन की जब उन्होंने प्रॉपर्टीज़ देखी तो उन्हें पता लगा कि इसके पास कोई चार्ज नहीं है, ना ये पॉजिटिव है ना ये नेगेटिव है, इट इज़ न्यूट्रल, ज़ीरो, नो चार्ज। दूसरा उन्होंने देखा मास ऑफ प्रोटॉन किसके बराबर हैं? न्यूट्रॉन के बराबर हैं। मतलब कि जितने प्रोटॉन होते हैं एक एटम में, उतने ही क्या होते हैं? न्यूट्रॉन होते हैं। अब हमने डिस्कवरी देख ली इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन की। ये जब तीनों डिस्कवर हो चुके तो इनको साइंटिस्ट ने क्या कह दिया? ये क्या हैं? फंडामेंटल पार्टिकल्स ऑफ एटम हैं, एटम के ज़रूरी हिस्से हैं। प्रेजेंट इन ऑल एटम्स, सब में मौजूद होते हैं। ठीक है, सब में मौजूद हैं, लेकिन हर एक के अपना नंबर है। किसी के पास 2, 3, 4, 5, हर एक के डिफरेंट एटम्स के पास इनका डिफरेंट नंबर मौजूद है। इज दैट क्लियर? What we have discussed today, we have discussed discovery of electron, proton and then neutron. Now we will read it from book. 2.1 Structure of atom. पहले हमारे पास क्या है? डेमोक्रेटस की contribution डेमोक्रेटस के उन्होंने क्या काम किया था? The idea of atom was first proposed in Greece when the philosopher Democritus declared that all matter is made up of tiny particles. ठीक है जी, जब पहली दफ़ा एटम का हमारे पास तस्करा या आइडिया कब आया था? जब फिलोसोफर डेमोक्रेटस ने कहा था मैटर भी छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना होता है। ही नेम दिस पार्टिकल एज एटम। उन्होंने इसको क्या दिया? एटम कह दिया। कि इसका क्या मतलब होता है? पार्टिकल दैट कैन नॉट बी फर्दर सब डिवाइडेड। एक ऐसा पार्टिकल जिसको हम फर्दर सब डिवाइड नहीं कर सकते, मज़ीद अब हम इसको तकसीम नहीं कर सकते। ठीक है, ये डेमोक्रेटस की हमारे पास कॉन्ट्रीब्यूशन थी। फिर इसके बाद क्या कह रहे हैं कि अराउंड 1800 the English chemist John Dalton did many experiments with compounds that provided the evidence for the existence of atoms. 1800 में जॉन डाल्टन ने बड़े सारे एक्सपेरिमेंट्स किए जिससे उनको पता चला कि येस ही इज़ राइट, एलिमेंट्स और कंपाउंड्स किस पर एग्जिस्ट कर रहे हैं? एटम्स पर एग्जिस्ट कर रहे हैं, इनके अंदर ही मौजूद हैं। इन द लास्ट डिकेड्स ऑफ द 19th century, a group of scientists were trying to pass electricity through gases at reduced pressure. 19वीं सदी के आखिरी अशरे में साइंटिस्ट क्या ट्राई कर रहे थे कि वो किसी तरह से गैसेस का प्रेशर कम करके उसके अंदर से क्या गुजार लें? बिजली गुजार लें, इलेक्ट्रिसिटी गुजार लें। ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ दिस एक्सपेरिमेंट्स नोन एज द चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट। इन एक्सपेरिमेंट को बेसिकली
बेसिकली ये कहते हैं डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट्स कहते हैं, क्योंकि ये डिस्चार्ज ट्यूब में कैरी आउट किए जाते हैं। बट दे डिस्कवर दैट एटम्स आर नो लॉन्गर द स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स। तब उन्होंने क्या डिस्कवर कर लिया कि एटम हाली स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स नहीं है, या ये ऐसे पार्टिकल्स नहीं हैं जो डिवाइड ना हो सकें, ऐसे पार्टिकल्स हैं कि इनसे छोटे भी मौजूद हैं। Rather there exist particles that are even smaller than the atoms। ऐसे particles भी मौजूद हैं जो एटम से भी छोटे हैं। In other words, atoms are composed of negatively charged particles। फिर वो कौन से particles थे? हमें पता है कि एटम्स किस पे कंपोज करते हैं। नेगेटिवली चार्ज कौन से होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स। एंड पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स कॉल्ड प्रोटॉन्स। इट वॉज ऑल्सो डिस्कवर्ड दैट अ प्रोटॉन इज 1836 टाइम्स हैवियर देन इलेक्ट्रॉन। ये भी डिस्कवर किया गया कि जो एक प्रोटॉन होता है वो इलेक्ट्रॉन से 1836 टाइम्स हैवी होता है। मार्क इट फॉर MCQs, राइट। In a discharge tube, the presence of the negatively charged particles was estimated because of the deflection towards the positive plate in electric field। डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट्स में हमें कैसे पता चला कि नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स हैं, ठीक है, इनका चार्ज नेगेटिव है, क्योंकि वो इलेक्ट्रिक फील्ड में उनकी डिफ्लेक्शन या उनका मुड़ना किस तरफ था? पॉजिटिव प्लेट की तरफ, जैसा कि हमने पहले पढ़ा। Similarly, the presence of positively charged particles was confirmed due to the deflection towards the negative plate। ठीक है, अब पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स का हमें कैसे पता चला? क्योंकि वो किस तरफ जा रहे थे? नेगेटिव साइड की तरफ जा रहे थे। जब उन्होंने प्लेट्स वगैरह रखी तो वो नेगेटिव प्लेट की तरफ मूव कर रहे थे। ठीक है, इसमें से क्या आ सकता है? इसमें कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ डेमोक्राइटस आ सकती है। फिर इसमें से 1836 टाइम्स हैवियर वाला ये MCQs आ सकते हैं। शॉर्ट क्वेश्चंस के तौर पर आ सकता है। हाउ वी नो दैट इलेक्ट्रॉन इज नेगेटिवली चार्ज, हाउ द प्रेजेंस ऑफ पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स वाज कंफर्म्ड इन डिस्चार्ज ऑफ एक्सपेरिमेंट। इसमें से छोटे छोटे ये 2 क्वेश्चन आ सकते हैं, बाकी इन दोनों के लॉन्ग क्वेश्चन भी हमारे पास मौजूद हैं। सो द नेक्स्ट टॉपिक इज डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। A discharge tube is a hard glass tube। एक सख्त सी शीशे की ट्यूब होती है, प्रोवाइडेड विद द 2 मेटेलिक इलेक्ट्रोड्स। क्या होते हैं इसके पास? 2 मेटेलिक इलेक्ट्रोड्स होते हैं, मतलब पॉजिटिव नेगेटिव इलेक्ट्रोड होते हैं। वैक्यूम पंप होते हैं टू वैक्यूएट द गैस प्रेजेंट इन इट, ताकि हम गैस बाहर निकाल सकें, वैक्यूएट कर सकें उसको। व्हेन अ वेरी हाई वोल्टेज इज अप्लाइड टू अ गैस, गैस के ऊपर हम जो ऑलरेडी लो प्रेशर के ऊपर होती है हम हाई वोल्टेज अप्लाई करते हैं। present in a glass tube, the glass surface behind the positive electrode started to glow। जो ग्लास सरफेस होती है मतलब चमकने लग जाती है, ग्लो। ये देखिए ग्रीन कलर की ग्लो ट्यूब चमक रही है। ड्यू टू द रेज एमिटेड फ्रॉम द कैथोड। ये क्यों चमक रही है? क्योंकि कुछ रेज हैं जो कैथोड से निकल रही हैं। दीज रेज वर नेम्ड एज कैथोड रेज। इनको उन्होंने क्या नाम दे दिया? इन शुआओं को कैथोड रेज का नाम दे दिया, क्योंकि वो कैथोड से निकल रही थी। जज थॉमसन ने 1897 में इनकी प्रॉपर्टीज स्टडी की बाय पासिंग देम थ्रू द ऑपोजिटली चार्ज इलेक्ट्रिक प्लेट। ये हम अभी उसकी क्या सी पहली वाली प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं। उन्होंने क्या किया था कि इन रेज को किधर से गुजारा था? ऑपोजिटली चार्ज इलेक्ट्रिक प्लेट्स, मतलब कि पॉजिटिव नेगेटिव प्लेट्स के दरमियान में से उन्होंने गुजारा। इट वॉज ऑब्जर्व द कैथोड रेज बेंट टुवर्ड्स द पॉजिटिवली चार्ज। उन्होंने क्या देखा कि कैथोड रेज पॉजिटिव चार्ज की तरफ बेंट हो रही हैं, मतलब कि उस तरफ मुड़ रही हैं। इससे क्या पता लग गया? शोइंग दैट दे कैरी नेगेटिव चार्ज। उनके पास चार्ज कौन सा था? नेगेटिव था, बिकॉज वो नेगेटिव की तरफ, वो पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट हो रही हैं, तो वो क्या है? नेगेटिव इन चार्ज हैं, because positive attract negative and negative attract positive। Thomson also installed 2 magnets on either side of the discharge tube and noticed that the cathode rays were also diverted by the magnetic field। ठीक है, ये हमारे पास यहाँ से क्या आ गई? इसकी सेकेंड प्रॉपर्टी कि अब थॉमसन ने क्या किया? 2 मैग्नेट्स रख दिए डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर, और उन्होंने देखा कि कैथोड रेज मैग्नेट की तरफ से भी डाइवर्ट हो रही हैं, ठीक है, उधर से भी बेंट हो रही हैं। यहाँ से हमारी आ गई थर्ड प्रॉपर्टी। Thomson used the findings of his experiment to calculate the mass to charge ratio of the cathode rays, which finally proved the cathode rays are in fact negatively charged material particles। अब थॉमसन ने जितने भी एक्सपेरिमेंट्स किए थे उनको यूज़ करते हुए उन्होंने क्या किया? मैस टू चार्ज रेशो निकाली इन पार्टिकल्स की, मतलब कि वो किस हद तक बेंट हो रहे हैं, वो कितने हैवी हैं, कितने लाइट हैं। उन्होंने ये सारी रेशो निकाल के और क्या कहा? हमें क्या प्रूफ हो गया कि दे आर इनफैक्ट नेगेटिवली चार्ज मटेरियल पार्टिकल्स। इन सब बातों से हमें पता चला कि इनका चार्ज क्या है? नेगेटिव है। दीज पार्टिकल्स वर लेटर नेम्ड एज इलेक्ट्रॉन्स। इनको ही हमने इलेक्ट्रॉन्स का नाम दे दिया। इट वाज आल्सो शोन दैट द इलेक्ट्रॉन्स आर द सब एटॉमिक पार्टिकल्स ऑफ ऑल एलिमेंट। इलेक्ट्रॉन्स हर एलिमेंट में मौजूद होते हैं, और ये क्या है? सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं, मतलब कि एटम का भी एक छोटा हिस्सा है।
Moving to the next page, discovery of proton. The presence of the positively charged particles in an atom has been first observed by the E. Goldstein in 1886. ठीक है जी, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स की सबसे पहले किसने ऑब्जर्व किया था? ई गोल्डस्टाइन ने. इट वॉज बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट. इसके पीछे की कॉन्सेप्ट क्या था? दैट एटम्स आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल. एटम्स क्या हैं? इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल हैं, मतलब कि जितने पॉजिटिव चार्जेस हैं उतने ही नेगेटिव चार्जेस होते हैं. हैविंग सेम नंबर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस. ठीक है, ये इसके पीछे कॉन्सेप्ट था कि उसके पास पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस हैं, और चूंकि हमारे पास नेगेटिव चार्जेस ऑलरेडी डिस्कवर हो चुके थे, तो साइंटिस्ट का मानना था कि अगर नेगेटिव हैं तो पॉजिटिव भी ज़रूर मौजूद होंगे. ही परफॉर्म्ड अ सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट्स विद अ गैस डिस्चार्ज ट्यूब हैविंग अ परफोरेटेड कैथोड. ठीक है, उन्होंने ज़्यादा सारे एक्सपेरिमेंट्स किए, और एक उन्होंने एक्सपेरिमेंट किसके साथ किया था? उन्होंने परफोरेटेड कैथोड यूज़ किया, मतलब कि हैविंग होल्स. ये देखिए, इस कैथोड में क्या है? होल्स, सुराख मौजूद है. अ न्यू टाइप ऑफ रेज वर प्रोड्यूस फ्रॉम द एनोड विच मूव टुवर्ड्स द कैथोड. एक उन्होंने देखा कि एक नई तरह की रेज निकल रही हैं जो कहाँ से जा रही हैं? एनोड से जा रही हैं, और एनोड से निकल रही हैं, कहाँ जा रही हैं? कैथोड की तरफ जा रही हैं. देखिए ना, ये एनोड यहाँ से पॉजिटिव वाले देखें, ये पॉजिटिव आपको नजर आ रहा है, पॉजिटिव साइड ये निकल रही हैं, यहाँ से इनका एरो शो कर रहा है कि यहाँ से निकल रही हैं और यहाँ जा रही हैं. जबकि इलेक्ट्रॉन्स भी तो मौजूद ही थे ना, वो यहाँ से कैथोड से निकल रहे हैं और कहाँ जा रहे हैं? एनोड की तरफ जा रहे हैं. द प्रॉपर्टीज ऑफ दीज रेज सीम टू बी वेरी डिपेंडिंग ऑन द गैस यूज इन द डिस्चार्ज ट्यूब. इनकी प्रॉपर्टीज अब किस पे डिपेंड कर रही थी? उस गैस के ऊपर जो डिस्चार्ज ट्यूब में यूज़ करते थे. मतलब कि डिफरेंट गैस यूज़ करेंगे तो डिफरेंट विल बी द प्रॉपर्टीज ऑफ दीज रेज. इन फैक्ट व्हाट ही डिस्कवर्ड वाज गैस आइंस, एंड दिस आल्सो इंक्लूडेड हाइड्रोजन आइंस. उन्होंने मजीद कर देखा कि इसके अंदर तो हाइड्रोजन आइंस मौजूद हैं. वो हाइड्रोजन आयन क्या थे? बेसिकली वो हाइड्रोजन गैस ही यूज़ कर रहे थे. हाइड्रोजन आइंस मौजूद हैं और हाइड्रोजन गैस ही यूज़ कर रहे थे. गोल्डस्टाइन एट दैट टाइम न्यू नथिंग अबाउट इट्स सिग्निफिकेंस. उस टाइम पे गोल्डस्टाइन को मजीद इनकी अहमियत के बारे में कुछ नहीं था पता, बस उन्होंने डिस्कवर कर ली थी. In 1917, Rutherford performed an experiment which proved that the hydrogen nucleus is present in other nuclei. 1917 में रदरफोर्ड आए, उन्होंने एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म किया जिससे क्या पता चला कि हाइड्रोजन न्यूक्लियस दूसरे न्यूक्लियस में भी मौजूद है. रदरफोर्ड थॉट दैट हाइड्रोजन न्यूक्लियस और प्रोटॉन मस्ट बी फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक. उसने सोचा कि हाइड्रोजन न्यूक्लियस जो भाई जी बड़ा इंपॉर्टेंट है. ठीक है, अब उस टाइम का हाइड्रोजन न्यूक्लियस और आज का हम उसको कहते हैं प्रोटॉन कहते हैं. ये तो जी बड़ा फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक है सब न्यूक्लियाई का, कि ये सब में ही मौजूद है. एंड आल्सो पॉसिबल ये न्यू फंडामेंटल पार्टिकल एज वेल, और इसको उन्होंने एक न्यू पार्टिकल भी कह दिया. फिर जी 1933 में क्या हुआ? न्यूट्रॉन डिस्कवर हो गए. लेटर ऑन इन 1933 अनदर पार्टिकल न्यूट्रॉन वाज आल्सो डिस्कवर्ड व्हिच इज नोन टू कैरी नो चार्ज. 1933 में क्या हुआ? न्यूट्रॉन डिस्कवर हो गए जिसके पास क्या थी? कोई चार्ज नहीं था, ना वो पॉजिटिव थे ना वो नेगेटिव थे. They were neutral. The mass of the neutrons is almost the same as that of the proton. जितना प्रोटॉन का मैस होता है उतना ही इनका मैस होता है न्यूट्रॉन्स का. न्यूट्रॉन के बारे में जो डिस्कशन हुई है वो हमारे पास यहीं तक है. These three particles, that is electron, proton and neutron, were given the name fundamental particles. इनको हमने नाम दे दिया फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं. And are shown to be present in all atoms. ये सब एटम्स में मौजूद होते हैं. किसमें? एक्सेप्ट ऑर्डिनरी हाइड्रोजन विच डज नॉट हैव अ न्यूट्रॉन. ठीक है, हाइड्रोजन में क्या होता है जी? न्यूट्रॉन नहीं होता. मैंने आपको पहले बताया हाइड्रोजन 1H1, एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन मौजूद होता है. Irrespective of the fact that the three atoms behave very different from one another. ठीक है, अब ये इनको फंडामेंटल पार्टिकल्स नाम भी दे दिया, हर एटम में भी मौजूद हैं, और इनका फैक्ट ये भी है कि ये हर एटम में मुख्तलिफ बिहेव करते हैं, मतलब कि इनका नंबर हर एटम में डिफरेंट है. इट वॉज होएवर आल्सो शोन, ये भी दिखाया गया कि द नंबर ऑफ दिस पार्टिकल्स इज डिफरेंट इन डिफरेंट एटम. हर एटम्स में इनका नंबर क्या है? डिफरेंट भी है. मतलब कि हाइड्रोजन के पास इनका नंबर और है, कार्बन के पास और है, ऑक्सीजन का और है. ठीक है, सब में इनका नंबर क्या है? डिफरेंट है. After the discovery of these particles, a very important question arose as how these particles are arranged in a tiny place called atom. अब जी एटम तो वो हुआ ना कि जिसको हम अपनी आंख से भी नहीं देख सकते, वो इतना छोटा है. अब साइंटिस्ट ये सोचने लग गए, क्वेश्चंस उठने लग गए कि इतने 3 पार्टिकल्स एक छोटे से एटम में कहाँ मौजूद हैं. इन अदर वर्ड्स व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ एटम, कि ये कैसे कैसे कहाँ मौजूद हैं. अब तब तक शेल, सब शेल, न्यूक्लियस डिस्कवर नहीं तक किया गया. ठीक है, बस पार्टिकल्स डिस्कवर हुए. अब जी पार्टिकल्स डिस्कवर हो गए तो क्या हो गई? अब हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस में देखेंगे न्यूक्लियस कैसे डिस्कवर हुआ, फिर हम देखेंगे शेल्स कैसे डिस्कवर हुए. ऑल राइट, ये टॉपिक तो 2.1 में ही आता है, डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस और शेल्स वाला सारा, लेकिन लेक्चर लेंथी हो जाएगा, इसलिए वी विल रीड इट इन
next lecture. So stay tuned for the next lecture. I hope you found today lecture very interesting. Take care. Allah Hafiz.